हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर कई दिनों के बाद मैं समर्पण मैथमेटिक्स की इस यूट्यूब चैनल पे लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और आज की ये लेक्चर है डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, और डिफरेंट इंटीग्रेशन अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में अपन बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंट इंटीग्रेशन चैप्टर की। डिफरेंट इंटीग्रेशन चैप्टर जो है काफ़ी आसान चैप्टर। 12th पोर्शन में डिफरेंट इंटीग्रेशन, वेक्टर और 3D, ये तीनों बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। ठीक है, अगर वेक्टर और 3D की बात करें हम लोग, तो वेक्टर और 3D से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन उसका काम और वजूद ज़बरदस्त। अगर डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंट तो इजी, एक तो पोर्शन मैंने क्या बोला, वेक्टर, 3D और डिफरेंट, ये तीनों इजी चैप्टर है। लेकिन क्या है, डिफरेंट से प्रत्येक साल वो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं। जेई की बात करें, बिटसेट की बात करें, एनडीए की बात करें, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट बोर्ड की बात करें या फिर सीबीएसई बोर्ड की या फिर एचएससी बोर्ड की, कोई भी बोर्ड कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर एक साल ये फिक्स कर रखा है, भाई हम तो पूछेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन। तो पहले ये चलिए शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग इस समर्पण मैथमेटिक्स इस चैनल पे डिफरेंट इंटीग्रेशन आपका बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर होगा। अगर आप देखेंगे शुरू से एट द एंड तक, आपसे फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप थ्योरी समझेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मेन तो एक्सपीरियंस मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा, तभी मेरा थ्योरी भी टच में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं उसे लिख दिया हूँ थ्योरी, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। डिफरेंट इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है। उसमें पॉइंट 1 की बात करें हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ इफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट किया, मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेट किया, तो आंसर कुछ ना कुछ आएगा, जी एक्स प्लस से। ये सी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता था। ये सी आता क्यों है? आप इंडिफिनिट में पढ़े होंगे, आखिर ये सी आता क्यों है समझिएगा आप। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए साइड में। मान चलिए आप कोई फंक्शन साइन एक्स, मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ साइन एक्स, अगर आप उसको डिफरेंशिएट किए, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स को जब आप डिफरेंशिएट किए, आंसर क्या आया? कॉस एक्स। आप ये भी जानते होंगे, डिफरेंशिएशन इंडिफरेंट में पढ़ाए होंगे सर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे अगर आंसर कुछ आ रहा है, आएगा, डिफरेंशिएट करने पर आंसर कुछ ना कुछ आएगा, तो जो आंसर आएगा उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे वो फंक्शन आना चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर कोई फंक्शन मान चलिए एफ ऑफ एक्स लिया मैंने, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मान के चलिए एफ डैश एक्स आएगा, तो जो आंसर आया है एफ डैश एक्स, उसको इंटीग्रेट करने पे ये फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, ये इंडिफिनिट में ही पढ़ाए होंगे, वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट किए, कोस एक्स आएगा, जानते हैं आप लोग, इसका प्रूफ भी है फर्स्ट प्रिंसिपल से। प्रत्येक जितना भी आप स्टैंडर्ड फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, फॉर्मूला जानते हैं, सारे का प्रूफ है फर्स्ट प्रिंसिपल से, या दूसरा उसको बोलते हैं मेथड एबी इनिशियो। ठीक है, ये तो बोर्ड में पूछेगा, लेकिन जेई पूछेगा नहीं, आप प्रूव कीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल से या सेकंड प्रिंसिपल से आप डी बाई डी एक्स निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए, ये तो नहीं पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको तो डेरिवेटिव से मतलब है। बोर्ड पूछ सकता है, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कीजिए क्या है डेरिवेटिव। यहाँ मैं ये बतला रहा हूँ, अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो आंसर क्या आता है? कॉस एक्स। मतलब cos x को इंटीग्रेट करने पे sin x आना चाहिए, होता भी है cos x का इंटीग्रेशन sin x। अगर आप
अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, इनडिफिनिट तो फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि डिफिनिट जो है इनडिफिनिट का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, वो कैसे मैं बतला रहा हूँ। मतलब ये जो सी आता है, सी आने का रीजन क्या है, मतलब अगर ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है, मतलब साइन एक्स प्लस 0 लिखा हुआ है, ये तो अगर आपको साइन एक्स प्लस 0 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि दो फंक्शन सम में है, अलग अलग करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स और 0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। अगर कल के डेट में साइन एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना हो तो आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स। क्यों, अलग अलग दो फंक्शन सम में है, अलग अलग करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स और 1 का तो 0 कांस्टेंट है। क्योंकि अगर कल के डेट में साइन एक्स प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे फिर भी आंसर कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स और 2 का 0। क्या मतलब साइन एक्स को प्लस 0 को डिफरेंशिएट कीजिए आप, कॉस एक्स ही आएगा। साइन एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट कीजिए, कॉस एक्स ही आएगा। चाहे साइन एक्स प्लस 2 को डिफरेंशिएट कीजिए, कॉस एक्स ही आएगा। एक कांस्टेंट, सिंपल कोई कांस्टेंट, जनरल कांस्टेंट साइन एक्स, ये सब सारे क्या है, 0 1 2 कांस्टेंट है। तो सारे कितना हम प्रूव करेंगे, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, सी फॉर कांस्टेंट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही होगा कॉस एक्स, सी फॉर कांस्टेंट, जिसे 0 1 2 कांस्टेंट चल रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, साइन एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट कीजिए तो आंसर कॉस एक्स ही आएगा। साइन एक्स प्लस 2 को डिफरेंशिएट कीजिए तो आंसर कॉस एक्स ही आएगा। साइन एक्स प्लस 2 को सी को भी डिफरेंशिएट कीजिए तो कॉस एक्स ही आएगा। मतलब यहाँ से हम लोग क्या सीखे हैं, डिफरेंशिएशन, और जैसे भी मैंने बतलाया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब अगर इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने पे ये आया तो cos x को इंटीग्रेट करने पे आना चाहिए, cos x प्लस को इंटीग्रेट करने पे आना चाहिए sin x प्लस 1। sin x प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया तो cos x आया, cos x को इंटीग्रेट करने पे आना चाहिए sin x प्लस 2। अगर sin x प्लस 3 को आप डिफरेंशिएट किए आंसर cos x आएगा, तो cos x को इंटीग्रेट करने पे आना चाहिए। इसलिए ये c जो है ये इसलिए आता है, देखिए आप, तो ये आना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस होता है तो इसको इंटीग्रेट करने पे आना चाहिए, इसलिए ये सी आता है। इसलिए सी को हम कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है कि 0 1 2 कोई चलते जा रहा, 3 4 5 कोई फिक्स वैल्यू नहीं था वहाँ पे, सी कुछ भी हो सकता था, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आ गया समझ में ये चीज, क्योंकि cos x को इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आना चाहिए, इसलिए ये सी ऐड होता है। चलिए अपना मुद्दा पे आते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट किए तो आंसर क्या आया, gx प्लस से, देन f ऑफ x डॉट dx। अगर आप इसमें लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। आप लोग में बहुत जानते भी होंगे, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एफ एक्स डी एक्स में अगर लिमिट लगा देता है दैट इज यही डिफिनिट इंटीग्रेशन बन जाता है। मतलब जी एक्स, आंसर तो जी एक्स था, जी एक्स प्लस सी और लिमिट ए टू बी। ये ए टू जो बी लिमिट है ये किसका वैल्यू होता है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, एक्स, ये एक्स का वैल्यू होगा। अगर कल के डेट में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वाई होता तो ये वाई का वैल्यू होता है। लिमिट जो होता है वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का वैल्यू होता है। अगर कल के डेट में यहाँ पे डी ln x होता तो डी के सामने जो बाजू में बैठे रहता है उसका वैल्यू होता है लिमिट, ठीक है। मतलब x यहाँ पे बाजू में क्या है, डी के बाजू में x, तो x का वैल्यू है लिमिट, x बराबर a और x बराबर b। ये आगे तक आपको पूरा चैप्टर में यही सुनने को मिलेगा। जब आपको इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आता है, जी एक्स प्लस से, लिमिट रखिए ए टू बी, लिमिट किसका वैल्यू होता है, एक्स का। मतलब जहाँ एक्स है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रखते हैं ना, जानते होंगे आप लोग, ये तो बेसिक फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। अपर लिमिट रखते हैं आप जी बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट करते हैं जी ऑफ ए प्लस सी, ये प्लस का सी, ये माइनस प्लस का, ये सॉरी ये इसे मल्टीप्लाई होता तो माइनस जी ऑफ ए माइनस सी होता, तो ये प्लस माइनस से कर जाता, क्या बनता, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अगर आप एक नज़र आंसर पे डालेंगे तो आंसर में सी नहीं है,
जबकि डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आंसर में सी था, और डिफिनिट में आंसर जो निकाले अपना इसको इंटीग्रेट करके ए टू बी में, आंसर में सी नज़र नहीं आ रहा है। एक नज़र डालेंगे आप तो मतलब क्या, जब तक सी था सी कुछ भी हो सकता था, कोई फिक्स वैल्यू नहीं था, दैट इज कॉल्ड इंडिफिनिट। जब तक सी था, जब तक उसके बाद जब सी हट गया दैट इज कॉल्ड डिफिनिट। सी क्यों हटा, क्योंकि ये सी जब रखेंगे आप कांस्टेंट तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कट जाता है, इसलिए सी हट जाता है। मतलब जब तक सी था तो सी का कुछ भी वैल्यू हो सकता था, सी खत्म दैट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ लिखा हुआ नो सी हेंस इंटीग्रेशन इज डिफिनिट। अगली पॉइंट टू ये कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और लिखते रहे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या होता है, सर ग्राफ कैसा बनेगा, इंडिफिनिट का ग्राफ कैसे बनता था, पढ़े होंगे, फैमिली ऑफ कर्व को दर्शाता था, तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताया। मान के चलिए अपने पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसका कोई ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, किसका, मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ बनाया, सपोज मैंने ऐसे करके बना लिया, ठीक है। कोई फंक्शन होगा अपने मन से बना लिया, एफ एक्स का ग्राफ कुछ भी हो सकता है। उसको क्या किया मैंने, x इक्वल टू ए टू बी में इंटीग्रेट किया। ये जो ए टू बी होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये जस्ट मैंने अभी बतलाया, वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का वैल्यू होता है। मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, x, तो x का वैल्यू होता है, मतलब x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। तो सर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी मतलब वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, क्योंकि वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे x इक्वल टू 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x एक्सिस का इक्वेशन होता है ना y इक्वल टू 0। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर वर्टिकल लाइन का इक्वेशन लिखना हो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये किसका वैल्यू था, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, मतलब ए टू बी में हमें इंटीग्रेट करना था, x इक्वल टू ए टू बी में हमें ग्राफ बनाना था, इसी के बीच हमें इंटीग्रेट करना था। मैंने x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैंने बताया अभी वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। वर्टिकल लाइन यह है ना, ऐसी ऐसी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और खड़ी खड़ी लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इसका इक्वेशन x इक्वल टू ए और इसका इक्वेशन x इक्वल टू बी बड़ा आगे होगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू 3 का आपको ग्राफ खींचना हो तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट 3 है तो 0 से आगे होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वैसे बात है। मतलब क्या है, मतलब इस फंक्शन जो है, फंक्शन का ग्राफ को हमें जो है इंटीग्रेट करना है ए टू बी में। मान चलिए ये सेट किया 2 यूनिट, ये 5, ये 3 कवर किया, ये 4 यूनिट कवर किया। तो सर डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है, ये एल्जेब्राइक सम को डिनोट करता है। क्या करता है, एल्जेब्राइक सम को डिनोट करता है। एल्जेब्राइक सम बोले तो नॉर्मल सम, मतलब प्लस को प्लस बोल रहा है और माइनस को माइनस बोल रहा है। तो वही लिखा हुआ, जब एफ एक्स को ए टू बी में इंटीग्रेट किया, एक्स एक्सिस से जैसे ग्राफ नीचे आएगा वो माइनस वैल्यू को एज्यूम करेगा, तो -2। एक्स एक्सिस से नीचे माइनस वैल्यू लेगा, चाहे एरिया कुछ भी हो, और एक्स एक्सिस के ऊपर प्लस वैल्यू लेगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर इसको बोला -2, इसको बोला आप एक्सिस से एबव है +5, फिर एक्स एक्सिस से नीचे जो एरिया कवर कर रहा है -3, एक्स एक्सिस से ऊपर जो कवर कर रहा है +4। जब इसको सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन करने पे कितना आया आंसर, 4 आया। अगर ये डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात करता तो आंसर 4 आया, मतलब कोई फंक्शन को ए टू बी में एफ एक्स कोई फंक्शन था उसे इंटीग्रेट किया तो आंसर क्या आया, 4 आया। अगर वही आप अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो एरिया पढ़ेंगे, एरिया नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट चैप्टर है एरिया अंडर कर्व, मतलब कर्व का एरिया निकालने। जैसे यहाँ पे एक कोई कर्व है उसका एरिया जैसे यहाँ पे दे देगा निकालने के लिए। सर एरिया क्या होता है,
जब वहाँ पे आप पढ़ेंगे एरिया क्या करता है, वो एब्सोल्यूट सम को डिनोट करता है, मतलब मॉडुलस सम को जोड़ता है, मॉडुलस सम को करता है। और डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या करता है, एल्जेब्राइक सम को भी होता है। सर दोनों में अंतर क्या है, एल्जेब्राइक सम और मॉडुलस सम में क्या अंतर है? एल्जेब्राइक सम मतलब बोले तो नॉर्मल सम, ये प्लस को प्लस बोल रहा है और माइनस वाले को माइनस बोल रहा है। लेकिन एरिया क्या करता है, एब्सोल्यूट सम को करता है। एब्सोल्यूट सम मतलब निगेटिव को भी पॉजिटिव बना दे, मॉडुलस सम को करता है। बस फर्क इतना दोनों में है, डिफरेंट और एरिया में। ये डिफरेंट क्या करता है, एल्जेब्राइक सम को जोड़ता है, नॉर्मल सम, और एरिया क्या करता है, एब्सोल्यूट सम करता है। ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। वही लिखा हुआ डिफरेंट DI फॉर डिफरेंट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया, एरिया का एल्जेब्राइक सम को दर्शाता है। बिटवीन किसके किसके बीच, x = a एंड x = b, मतलब लिमिट के बीच में। एल्जेब्राइक सम बोले तो नॉर्मल सम। आ गया हुआ आप लोग को समझ में, उतार लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन होता आपके सामने, आप साइन एक्स को इंटीग्रेट कीजिए 0 to π/2 के बीच, और दूसरा क्वेश्चन होता आप cos x को इंटीग्रेट कीजिए 0 से π/2 के बीच। मतलब साइन एक्स कोई फंक्शन होगा, फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करना 0 से π/2 के बीच। आपको अभी मैंने क्या बोला, ये लोअर लिमिट होता, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलता है। वो लिमिट किसका वैल्यू होता, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, x, मतलब ये दोनों जो है x का वैल्यू है। तो इसको कैसे करते हैं, अभी मैंने क्या बताया था, ये इंडिफिनिट का ही एक्सटेंशन है। अगर लिमिट लगा दिया तो इंडिफिनिट हो गया। तो ये जो चैप्टर है डिफिनिट, वो इंडिफिनिट का ही एक्सटेंशन है। इसमें 30% क्वेश्चन जो है इंडिफिनिट की तरह ही सॉल्व होगा, और बाद में लिमिट को हम पुट कर देते हैं। बाकी 70% क्वेश्चन जो है इसका प्रॉपर्टी है, क्योंकि खुद ये चैप्टर है तो इसका खुद का भी तो कुछ अपना अस्तित्व होगा ना। तो इसका 70% जो इसमें प्रॉपर्टी होगा तो बहुत आसान बनेगा। प्रॉपर्टी याद रखिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो इंडिफिनिट जो होता है, इंडिफिनिट लगा के सॉल्व करने के बाद पुट करने में, वो इंडिफिनिट में आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुत क्वेश्चन में क्योंकि 30% बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। 30% सिलेबस जो होता है किसी भी चैप्टर का, मान चलिए तो बहुत बड़ा लेवल का हो जाता है, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वेश्चन। पहले इसको क्या करते हैं, हम इंडिफिनिट की तरह सॉल्व करते हैं, बाद में हम लिमिट को पुट कर देते हैं। अगर साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, क्या होता है आंसर, माइनस का कॉस एक्स। लिमिट रखेंगे आप, इंटीग्रेट करने पे ही आता है ना, माइनस कॉस एक्स। लिमिट रखेंगे तो 0 से π/2 के बीच। अब बहुत सारे भाई का कन्फ्यूजन ये रहता है, सर माइनस को क्या करें। आप कुछ मत कीजिए, आपको देखने में दिक्कत होता है, माइनस को बाहर कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिखते हैं माइनस कॉस एक्स, इसलिए देखने में दिक्कत नहीं हो, 0 to π/2। ठीक है, आपको दिक्कत है, कुछ नहीं करना, आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए, कोई इतराज नहीं है लिखने में। आप माइनस को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, cos x 0 to π/2। अब वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू क्या होता है, x का, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या था, x, मतलब x का वैल्यू होता है। x जहाँ जहाँ है वहाँ पर रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस तो एक बाहर था ही, अंदर क्या होता, cos π/2 x की जगह अपर लिमिट, क्योंकि x का वैल्यू होता है लिमिट, x की जगह cos π/2 माइनस बीच में नेगेटिव, थ्योरी में मैंने बतला चुका था। ठीक है, माइनस cos लोअर लिमिट
एक्स की जगह cos 0, वैल्यू रखते हैं cos पावर 2, cos 90 कितना 0, cos 0 1, तो माइनस 0 माइनस 1 बोले तो माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस 1। जब इसको इंटीग्रेट की इस फंक्शन को 0 से पावर 2 के बीच में, आंसर कितना आया प्लस का 1। इसका मैं जो ग्राफ से भी बतलाऊंगा कैसे होता है। अगर आप cos x को इंटीग्रेट करते क्या आता आंसर, सॉल्यूशन 2 देखते। cos x को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, cos x को इंटीग्रेट करने आंसर कितना आता sin x। पहले इंडिफरेंट की तरह सॉल्व कर लीजिए, बाद में लिमिट पुट कर लीजिए। लिमिट किसका वैल्यू होता है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, मतलब x की जगह वैल्यू रख देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो sin पावर 2 माइनस sin 0 रखते हैं, sin पावर 2 माइनस sin 0, sin पावर 2 बोले तो 1 माइनस 0 मतलब 1। मतलब क्या है इसका, sin x का 0 से पावर 2 के बीच डिफरेंट इंटीग्रेशन 1 है, और cos x का भी 0 से पावर 2 के बीच डिफरेंट इंटीग्रेशन 1 है। डिफरेंट इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, मतलब एरिया 1 है। sin x का 0 से पावर 2 के बीच एरिया 1 है, क्योंकि मैंने इसे जस्ट पहले बतलाया डिफरेंट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्राइक एरिया को। क्या इंटीग्रेशन बोलते हैं, मतलब एरिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ sin x 0 से पावर 2 के बीच में 1 एरिया डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। वही बात सेम चीज यहाँ पर भी, cos x का 0 से पावर 2 में एरिया 1 है। ग्राफ से समझिए, ग्राफ से मैं समझा रहा हूं। अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे sin x का, इसका पहले बता रहा हूं। sin x का ग्राफ, sin x का मैंने क्या होता है, sin x का 0 से पावर 2 के बीच में एरिया 1 है, मतलब ग्राफ बनता है ऐसा। इधर समझिए, पूरा ग्राफ बनाते हैं आप, ऐसे बनता है ग्राफ, ये होता है ना, और चलते जाता है sin x का ग्राफ। ठीक है, पावर 2 यहां होता है, 0 से पावर 2 के बीच इंटीग्रेट करना था हमें, किसके किसके बीच, 0 से पावर 2 के बीच। ये फालतू का पोर्शन था, क्या मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। मतलब 0 से, ये किसका 0 से पावर 2 को किसका ग्राफ बनाए, sin x का, क्योंकि हमें 0 से पावर 2 के बीच इंटीग्रेट करना था। इसका मैंने अभी जस्ट मैंने क्या बतलाया था, 0 से पावर 2 में sin x का इंटीग्रेशन का आंसर कितना आया 1, मतलब एरिया 1 आया। ये एरिया कितना आया 1। ग्राफ से मैंने अगर दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाते हम। अगर वही cos x को करते हैं, मतलब cos x का 0 से पावर 2 के बीच डिफरेंट इंटीग्रेशन 1 है, मतलब एरिया 1 है 0 से पावर 2 के बीच। अगर 0 से पावर 2 का ग्राफ बनाते हैं cos x का, इसके बीच ऐसे बनता क्या, ऐसे बनता ग्राफ, मतलब इसका एरिया 0 से पावर 2 के बीच 1 है, तो ये आंसर कितना आता 1 आता। ठीक है, आ गया हो आपको समझ में ग्राफ से। अब देखिए 2 क्वेश्चन कीजिए, ग्राफ से आपको बताना है, लिख लीजिए पहले। cos x का ग्राफ 0 से पावर 2 के बीच ऐसे बनता है, ऐसे करके बनता है ग्राफ। ठीक है, 0 से पावर 2 के बीच हमें इंटीग्रेट करना था, कवर करना था, ये हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इसे ग्राफ से हमें बताना है। y बराबर, इसको हमें इंटीग्रेट करना था 0 से पावर 2 के बीच, 0 से 5 पावर 2 के बीच sin x को इंटीग्रेट करना था। ग्राफ से हमें बताना है आपको, वैसे तो आप निकाल सकते थे अलग, वैसे मैं ग्राफ से बता रहा हूँ कैसे निकालना है। वैसे क्या करते हैं आप, इंडिफरेंट की तरह सॉल्व करते हैं, sin x को cos x माइनस cos x क्या
फिर लिमिट को पुट कर देते हैं, ठीक ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन मैं इसको ग्राफ से कैसे बनाता, अगर ग्राफ से बनाना होता तो डिफरेंट इंटीग्रेशन मतलब इस फंक्शन का हमें 0 से 5 पावर के बीच एरिया बताना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन बताना मतलब एरिया बताना है, एरिया कितना कवर कर रहा है। देखिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है 0 से 5 पावर के बीच साइन एक्स का, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, क्या यहाँ कहीं 5 पावर 2 बोलते हमें किसके किसके बीच में आता है 0 से 5 पावर 2 के बीच, 5 पाई बोले तो 2.5 पाई, 2.5 पाई, 2.5 पाई कहीं यहाँ आएगा क्योंकि फिर यहाँ तो 3 पाई हो जाएगा ना, पाई का साइकिल चल रहा है पाई 2 पाई, यहाँ 3 पाई हो जाता। हमें किसके किसके बीच बताना था 0 से 5 पावर 2 के बीच, मतलब ये ग्राफ फालतू आ रहा है, इतना हटा दो क्योंकि 0 से 3 पाई रहा था तब यहाँ तक आता, लेकिन हमें तो यहाँ तक ही लाना था 5 बाई 2 के बीच ही बताना था। मतलब साइन एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन कितना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन बोलते एरिया कितना, ये पावर 2, ये कितना होता पाई प्लस 2 पाई बट्टा 2, पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 2 पाई 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का साइकिल चल रहा है 0 से पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 तभी पाई होगा, पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है। फिर 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेगा तो 2 पाई, 2 पाई में जब ये जोड़ेगा तो पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 जोड़िए, एलसीएम लेते दोनों 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 2। अभी आप जस्ट निकाल के आए हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच साइन एक्स का एरिया 1 होता है, मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच साइन एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन 1 होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन बोले तो एरिया 1 होता है, मतलब यही एरिया 1 था ना, यही वो एरिया 1 था, ये 1 था। जब 0 से पाई बाई 2 के बीच एरिया 1 था, पाई बाई 2 से पाई के बीच आधा आधी पोर्शन तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। हमें एरिया निकालना था, एरिया इसका सॉरी वैल्यू निकालना था, एरिया निकालना था, मतलब एरिया क्या होता है डिफरेंट एल्जेब्राइक सम, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5 पाई बाई 2 के बीच क्या होता साइन एक्स डी एक्स का प्लस का 1 ऊपर है एक्स एक्सिस से दोनों प्लस 1 माइनस 1 फिर प्लस 1, बिलो एक्स एक्सिस 1 1 फिर एबव एक्स एक्सिस, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा 1, मतलब 0 से 5 पाई बाई 2 के बीच भी एरिया 1 ही आएगा, मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन 1 ही आएगा साइन एक्स का। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और बनाइएगा, मैं बतला दूंगा अगले क्लास में। 0 से 5 पाई बाई 2 के बीच मॉड साइन एक्स का क्या बनेगा ग्राफ, कितना आंसर आएगा, मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन कितना आएगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन बोलते एरिया कितना होगा, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया, क्या मतलब इसका एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया क्या है। आप क्या करते हैं मॉड साइन एक्स का ग्राफ बताना है, मतलब एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेते हैं एबव ऊपर हो जाता सारा और उसका मान आप आराम से निकाल लेते हैं। जब इसका मान निकाले तो कितना आता आंसर मॉड साइन एक्स का 1 + 1 + 2 3 4 5 आता। आप करते तो कैसे करते हैं, वैसे भी करते हैं आप, इसको अलग अलग खोलते हैं फिर टाइम लगता। आप मिरर इमेज लेते 0 से 5 बाई 2 के बीच में, तो ये तक आया था ना, ये 0 ये पाई ये 2 पाई क्या ये फिर 3 पाई होता, लेकिन हमें यहाँ तक लेना था 5 पाई 2 के बीच। ये एरिया 1 1 ये एरिया 1 1 ये 1, मतलब 2 2 4 1 5, मतलब 0 से 5 पाई बाई 2 विच मॉड साइन एक्स का आंसर कितना आता 5 आता। अगर सॉल्व करते हैं इसको आंसर मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन आया। अगर हम इसको डायरेक्ट ग्राफ पता हो तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। डिफरेंट इंटीग्रेशन बोले तो एरिया। आप लोग को समझ में आ गया होगा ये लेक्चर, और आगे के लेक्चर कल पढ़ेंगे। और मैं पहली बार बोल दिया जो बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर होगा इसमें, और आप लोग सेशन में बने रहेंगे और
लास्ट तक लेक्चर को देखेंगे। अगर आप मन से कल पढ़ा दिए, अगर आप पहले वाला लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो पहले वाला लेक्चर देखें, तब समझ में आगे आएगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे आप लोग, जिससे मेरा भी हौसला बने रहे और आगे हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू।